बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। आज के शो में चूँकि हम मुख्तलिफ अपने शोज़ ऐसे कर चुके हैं कि जिसमें खेलों से वाबस्ता शख्सियात के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमने बात की है, ताकि उनकी ज़िंदगी के वो पोशीदा पहलू जिनसे लोग नावाकिफ़ हैं वो लोगों के सामने लाए जाएँ, और ऐसे लोग जो पाकिस्तान का असासा कहलाते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स का असासा कहलाते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी के हवाले से हम शोज़ जो है मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन करते रहें। आज का शो भी हम करेंगे, और आज का शो हम करेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जिन्होंने न सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि सहाफ़त के शोबे में जब कदम रखा तो कामयाबी जो है उनका मुकद्दर बनी, और फिर उसके बाद उनको 450 टेस्ट मैचेस कवर करने का एजाज़ हासिल हुआ। पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट कवर की है, और इंग्लैंड के जॉन वुडकॉक और ऑस्ट्रेलिया के रिची बैनू के बाद वो दुनिया के तीसरे सहाफ़ी हैं। बल्कि कमर अहमद तो ये कहते हैं कि मैंने तो क्रिकेट मैचेस कवर किए हैं बजाय इसके कि देखे हैं। इनसे बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब। और कमर अहमद साहब जो है वो पाकिस्तान में एक अपनी शनाख्त रखते हैं, मुख्तलिफ अखबारात के लिए लिखते रहे, गैर मुल्की अखबारात के लिए लिखते रहे, और बहुत सारी चीज़ें कमर अहमद से रिलेटेड जो आज इनसे हम मुख्तसर से वक्त में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं कमर अहमद साहब से। कमर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी ज़िंदगी के हवाले से, माशाल्लाह ज़िंदगी की 82 बहारें आप देख चुके, और फिर आप 23 अक्टूबर को 83 साल के, माशाल्लाह 23 अक्टूबर 2020 को 83 साल के हो जाएंगे, और इस दश्त की सयाही में आपने 50 बरस से ज़ायद का अरसा गुजार दिया। शुरू कैसे हुआ? मुगल सराय यूपी में आप पैदा हुए, और ज़रा अपने इब्तदाई दिनों के बारे में मुख्तसरन बताएं। मुगल सराय में तो यूं पैदा हुआ है यूपी में, वाराणसी के पास, जो कि होली सिटी है हिंदुओं का, बनारस कहलाता है। जी, जो 4 किलोमीटर पे मुगल सराय। वहाँ मेरे नाना पोस्ट मास्टर थे। अच्छा। तो मेरी अम्मी गई थी अपने बाप से मिलने, तो आई वॉज बोर्न देयर। वैसे मेरी फैमिली फादर की बिहार की जी, फुलवारी शरीफ की। अच्छा। तो पार्टीशन जब हुआ और 46 के राइट्स कलकत्ता बिहार में से शुरू हुए, उस वक्त आप 9 साल के थे? तो उस वक्त मैं 8 साल का था। 8 साल। 46 में। अच्छा। तो जाहिर है कि उससे मेरी आंखों की नजर सामने ही सब कुछ। मैंने पहली दफा जिंदगी में जब किसी डेड बॉडी को देखा, किसी इंसान को मरे हुए जी, तो मैं उसके पेट में बर्छी घुसी हुई थी, बहुत लंबी। अच्छा। तो मैंने अपने फादर से पूछा, जैसे स्कूल बॉय इनोसेंस, कि इसको क्या हुआ है? तो मेरे वालिद ने कहा ये मर गया है। तो अच्छा। मैंने कहा क्या इसी तरह मरते हैं? तो मेरे वालिद ने एक तरफ मुंह फेर लिया और जवाब नहीं दिया मुझे। अच्छा। और फिर बाद में कहने लगे मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फिर आप पाकिस्तान आ गए? फिर मेरे फादर कायद-ए-आज़म के बहुत बड़े फॉलोअर थे। अच्छा। वो मुस्लिम लीग के। अच्छा। तो उन्होंने सारे फैसला कर लिया कि हम लोगों को हिंदुओं ने बचाया था। अच्छा। 1 महीने घर में छुपाया हुआ था। आप मेरी किताब पढ़ेंगे, फॉर मोर देन ए गेम, उसमें आप पढ़ेंगे ये कहानी। 1 महीने अपने घर में छुपाया हुआ था। हमारे घर में, मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं था। तो उस वक्त तो हिंदू बड़े गैज़ो गज़ब का शिकार थे। लेकिन वो मेरे फादर डॉक्टर थे, तो वो पड़ोसी भी हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने हमें अपने घर में छुपा लिया 1 महीना। अच्छा। और राइट्स के बाद फिर हम अपने घर में वापस आए। फिर वो फादर ने हमारे डिसाइड कर लिया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, और वेस्ट पाकिस्तान जाएंगे। अच्छा। तो हम लोग, हालांकि ईस्ट पाकिस्तान आप जा सकते थे। बिल्कुल, वो तो 8 घंटे की ट्रेन ड्राइव थी। लेकिन चूंकि मेरे फादर डेंटिस्ट्री पढ़े हुए थे लाहौर में 1930s में। अच्छा। तो वो चाह रहे थे वो इस इलाके को ज्यादा जानते थे अफगानिस्तान बंगाल की। हालांकि 8 घंटे की वो ट्रेन जर्नी। तो फिर हैदराबाद कैसे आ गए? हैदराबाद यूँ आया कि जब कराची बाय शिप आए हम लोग बॉम्बे से। कितना अर्सा लगा? 3 दिन की जर्नी। 3 दिन का। अच्छा। तो हैदराबाद यूं कि मेरे वालिद कहते थे कि समुंदर की जो हवा है या आबोहवा मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं जरा कुछ दूर रहना चाहता हूँ। सही। तो हैदराबाद कराची से थोड़ा छोटा शहर था। तो वहाँ जाके हम लोग सेटल हो गए। वहीं मैंने स्कूलिंग की, वहीं मैंने ग्रेजुएशन किया सिंध यूनिवर्सिटी। मास्टर भी आपने किया इंग्लिश लिटरेचर में? नहीं, ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर में मैंने किया था। 54 में मैंने मैट्रिक पास किया था। उसको यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था। अच्छा। अगर आप फेल हो गए तो कोई सप्लीमेंट्री, कोई कम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं। अच्छा। आप फेल हैं मैट्रिक में। तो उस वक्त मैंने फिर ग्रेजुएशन करने के बाद चूंकि क्रिकेट का शौक बढ़ गया, और क्रिकेट खेलने लगा मैं फर्स्ट क्लास लेवल पे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या यूप ट्रॉफी और ये सारे
मैं खेलने लगा पाकिस्तान में। 1956-57 में आपने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर का आगाज किया और सिंध की टीम थी कराची वाइट्स के खिलाफ खेली और आपके कैरियर का पहला फर्स्ट क्लास मैच पाकिस्तान के साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद के कैरियर का भी पहला फर्स्ट क्लास। जी बिल्कुल। और आप दोनों ने एक दूसरे को उस फर्स्ट क्लास मैच में आउट भी किया। बिल्कुल सही है। और मैं तकरीबन हनीफ मोहम्मद को भी मैंने आउट किया हुआ है, सादिक मोहम्मद, वजीर, ये सबको मैंने आउट किया हुआ है। लेकिन डेब्यू पे फर्स्ट क्लास पे मैंने मुश्ताक मोहम्मद को आउट किया और सादिक मोहम्मद के डेब्यू पे उनको आउट किया मैंने, फर्स्ट क्लास डेब्यू। और जब हनीफ को उस वक्त आउट किया जब वो 337 रन बनाकर वेस्ट इंडीज से आए थे। अच्छा। तो मैंने आउट करने के बाद वो सेंचुरी मार चुके थे मेरे खिलाफ। और उन्होंने नेक्स्ट इनिंग में 499 बना दिए भावलपुर के खिलाफ। अच्छा, यहाँ पर केपीआई ग्राउंड कराची में। जी हाँ जी, वो भी एक कहानी है कमर साहब, आप ज्यादा बेहतर तौर से बता सकते हैं कि लोग कहते हैं हनीफ मोहम्मद मरूम कहते थे कि उनको स्कोर बोर्ड पे नजर गई तो 500 उनके हो गए थे तो इसलिए वो रिलैक्स थे, वो क्या कहानी? नहीं, वो 500 नहीं हुए थे। अच्छा। क्योंकि किताब मैंने उनकी लिखी है तो मैं आपको असली कहानी सुनाता हूँ। आपने वकार हसन की किताब भी लिखी, आपने हनीफ मोहम्मद की भी। हनीफ मोहम्मद ने मुझे बताया कि स्कोर बोर्ड पर जो नंबर लगा रहा था उसकी गलती से मैं आउट हो गया। अच्छा, कैसे? उस पर लिखा हुआ था 496। अच्छा, 4। और दिन की 2 बॉलें बाकी रह गई थी। अच्छा। तो हनीफ मोहम्मद ने प्लान किया कि हर उन दोनों बॉलों पे मैं 4 रन ले लूंगा, 500 हो जाएंगे मेरे। तो उन्होंने जब शॉट मारा तो 1 रन लिया, दूसरे जब लेने लगे तो डायरेक्ट थ्रो मोहम्मद रमजान की विकेट पे लगी और रन आउट हो गए। तो जब उन्होंने स्कोर देखा तो 499। तो हालांकि 1 रन उन्होंने लिया था तो 497 होना चाहिए था। लेकिन वो स्कोरर की गलती से आउट हो गए। ठीक है। और फिर वही रिकॉर्ड 1994 में ब्रायन लारा ने 501 रन बनाकर वॉरेकशायर की जानिब से। जी हाँ, वो हनीफ मोहम्मद का रिकॉर्ड तो हनीफ मोहम्मद तो ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा था 452 का, लेकिन हनीफ मोहम्मद का लारा ने हनीफ मोहम्मद का लारा ने तोड़ दिया, वो 501 रन बनाया। अच्छा कमर साहब, 56-57 में आपने सिंध की टीम की नुमाइंदगी की, फिर 58 में सिंध की टीम खत्म कर दी गई। वो फिर डिविजन्स बन गए। और आपको पता है ना कि पाकिस्तान में किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं होती। चाहे स्पोर्ट्स है या कोई चीज हो। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो नया टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। आपको अयूब खां पावर में आए तो उनके नाम से अयूब ट्रॉफी शुरू हो गई। भुट्टो पावर में आए तो भुट्टो फिर ज्यादा ट्रॉफी शुरू हो गई। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है। सही। तो इसी वजह से ये सिस्टम की खराबी। 58-59 में फिर हैदराबाद की टीम भी तो खैरपुर के खिलाफ, हैदराबाद डिवीजन। जी खैरपुर। और आपका जो कैरियर बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस थे, 68 रन पे 6 विकेटें एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। 6 for 36। 6 for 36। जी ठीक है। तो वो आपने वो लिए, हैदराबाद को भी रिप्रेजेंट किया फिर हैदराबाद डिवीजन। मैंने हैदराबाद डिवीजन का कैप्टन रहा है। अच्छा। काजम ट्रॉफी में कराची वाइट्स के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में। और कराची की टीम में कौन कौन प्लेयर्स? और ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, कराची की टीम में 7 टेस्ट प्लेयर। अच्छा। और हम दिन भर बॉलिंग करके हार जाते थे और हनीफ मोहम्मद को आउट नहीं कर सकते थे। अच्छा। उसमें हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, रईस मोहम्मद, इंतखाब आलम, आसिफ इकबाल, अच्छा, मुफस्सरुल हक, मरहूम महमूद हुसैन। अच्छा, ये सारे थे, सारे टेस्ट प्लेयर। ठीक है। तो हम बड़ा मुश्किल था, हमारी छोटी सी टीम वीक। और हमें ये फंसा देते थे। यानी कोई सिस्टम ही नहीं था सिस्टम। इस पर हम मजीद बात करेंगे। कमर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनके कैरियर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। फिर अब ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि क्रिकेट इन्होंने छोड़ दी लेकिन फिर ये सहाफत की तरफ चले गए, इंग्लैंड चले गए, बहुत सारी चीजें इन्होंने BBC को रिप्रेजेंट किया और फिर मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ जो टॉप के जो नशियाती इदारे थे उनके लिए काम किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कमर अहमद की जिंदगी के मजीद वाकयात मालूम करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद के साथ शो में खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम कमर अहमद से बात कर रहे थे कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और फिर उसके बाद कमर अहमद साहब छोड़ क्यों दी क्रिकेट? 1961 में आपने जर्नलिज्म शुरू कर दी। नहीं, उस वक्त मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। मेरा लास्ट फर्स्ट काजम ट्रॉफी का मैच 1963 के दिसंबर में था। अच्छा। कराची वाइट के खिलाफ, और 10 नंबर पे बैटिंग करते हुए अगेंस्ट पाकिस्तान टेस्ट अटैक आई स्कोर्ड 68 नॉट आउट। जी, वो वाइड आप में जख्मी था। अच्छा। तो वो मेरा लास्ट इनिंग थी। लेकिन सिर्फ 17 फर्स्ट क्लास मैच खेल। वो जमाने में हनीफ मोहम्मद जैसा ग्रेट क्रिकेटर सिर्फ 3 मैच साल में खेलता था। तो 17 बहुत समझते हैं आप? काफी बहुत।
अच्छा, तो फिर आपने क्रिकेट खेलने के साथ साथ कॉलम लिखना शुरू किए? 58 में मैं जंग में कॉलम लिखा करता था स्पोर्ट्स पे। अच्छा। और उसके बाद मुझे शौक हो गया और मैं डॉन में कीथ मिलर ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े ऑलराउंडर कॉलम लिखते थे। अच्छा। तो उनको मैं पढ़ता था, अंग्रेजी के कॉलम उनके। तो मुझे एक शौक पैदा हुआ कि मैं क्यों ऐसा बन जाऊं। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। वो पाकिस्तान भी आए थे कीथ मिलर, आई रिमेम्बर। जी, बहुत बड़ा क्रिकेटर। तो और पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर भी थे जी। और वो मोस्ट हैंडसम फजल महमूद, स्मार्ट, बहुत खूबसूरत। जी हाँ। अच्छा। तो फिर मैं डॉन अखबार तो मैंने 1976 से लिखना शुरू किया इंग्लैंड जाने के बाद। लेकिन इंग्लैंड कब पहुंचे? मेरी पहली और लास्ट जॉब पाकिस्तान में, फर्स्ट एंड लास्ट जॉब, मैं ब्यूरो चीफ था पीपीआई न्यूज एजेंसी, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल, हैदराबाद में, स्टाफ के साथ। और मेरी तनख्वाह थी 100 रुपए। उस जमाने में लोगों की तनख्वाह होती थी 100 रुपए, 200, 300 रुपए, और उसमें गुजारा हो जाता तो बहुत जबरदस्त। अच्छा। तो बाप और भाई पॉकेट मनी भी देते थे। अच्छा। तो मैं इंग्लैंड चला गया। क्यों गए आप इंग्लैंड? किसी ने मशवरा दिया आपको? किसी ने मशवरा के लिए? ये मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरे अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह। अच्छा। जो कि मैंने आई रिबेल्ड और मैंने कहा मैं तो आर्ट्स पढ़ता हूँ। और जब मैं कर लिया तो कोई सेलिब्रेशन घर में नहीं हुई कि आई वॉज द ओनली फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट। मेरे पढ़े हुए साथी फॉरेन सेक्रेटरी बन गए। अच्छा। और कमिश्नर बन गए कराची के सारे, ये सारे सेकंड क्लास ग्रेजुएट थे। मैं नहीं गया ब्यूरोक्रेसी में, मैं क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चला गया 1964 में। 64 में? हाँ। और वही फैमिली की प्रेशर से खत आने, उस जमाने में एरोग्राम होते थे अगर आपको याद हो। जी जी जी। तो पोस्ट ऑफिस से खरीदते थे, उस पर स्टैंप ऑलरेडी लगा हुआ होता था। तो खतूत आने लगे मेरे पेरेंट्स के कि लोग पढ़ने जाते हैं बैरिस्ट्री और डॉक्टरी, और तुम क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। तो मैंने इस चैलेंज को बहुत ही सीरियसली लेकर सहाफत पढ़ी। और जब मैं पास इंग्लैंड में पढ़ी, इंग्लैंड में सहाफत पढ़ी, और उसको फोटो कॉपी करा के अपने डिप्लोमा जो मुझे मिला 1 साल के बाद, अपने फादर को भेजा कि मैंने इंग्लैंड में पढ़ लिया, अब आगे नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा आप क्या करेंगे आप? मैंने कहा हर आदमी डॉक्टर नहीं होता, पेशेंट भी होता है, तो अब देखेंगे क्या होगा। लकीली फॉर मी कि मुझे बीबीसी में ब्रेक मिल गई, बीबीसी की उर्दू सर्विस में। अच्छा। तो उनको चाहिए था एक ऐसा आदमी जो उर्दू हिंदी फ्लुएंटली बोल सके और अंग्रेजी जबान। तो मेरी आवाज उस जमाने में बीबीसी में आवाज पर बहुत जोर था कि आपकी रेडियो वॉइस होनी चाहिए। तो उन अंग्रेजों ने मेरी वॉइस को पास कर दिया। उसके बाद से जब मैं बीबीसी में घुसा हूँ और इंग्लैंड के ग्राउंड्स में जाना शुरू किया, तो मेरे लिए डोर्स ओपन हो गए। वो अंग्रेजों को पता पड़ा कि ये तो क्रिकेट का खिलाड़ी है, ये क्रिकेट समझता भी है, ये बीबीसी के बूथ में जाके दिन को बोलता है 3-4 दफा। तो फिर मैं इंग्लैंड के बड़े बड़े अखबारों का रिपोर्टर हो गया। आप देखिए 50 साल मैं विलायत में रहा हूँ, मैंने कभी किसी की नौकरी नहीं की है, ये मेरी फ्रीलांस काम करता, ऑलवेज फ्रीलांस। मुझे बीबीसी की जॉब में कई दफा ऑफर हुई, ठुकरा दी, अंग्रेजी अखबारों की, ऑलवेज फ्रीलांस। मतलब आजाद रहना पसंद करते थे, किसी के ताबे नहीं होना। इसलिए बल्कि मुझे तो पूरी दुनिया से जॉब मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज बहुत थी। तो फ्रीलांस होने की वजह से मैंने 450 टेस्ट कवर किया, वरना मैं किसी का मुलाजिम होता तो वो इदारा भेजता 150-200 भी टेस्ट में नहीं कवर कर सकता था। तो बीबीसी से कितने अरसे तक आपका? 32 साल मैं बीबीसी का रिपोर्टर रहा हूँ, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। क्योंकि मुझे याद है सैरबीन में जो प्रोग्राम आता था, तो वो ग्राउंड से उस वक्त लाइव रेडियो की, तो आपके कमर अहमद लॉर्ड्स पे मौजूद हैं, अब इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल आप बताते। बिल्कुल वही। और अभी मैं गया हुआ था चित्राल से पहले 2-3 हफ्ते पहले। वहाँ जब पहाड़ियों में गया तो मैं देख के परेशान हो गया कि वो जो पुराने जमाने के लोग थे, उनको जब पता पड़ा कि मैं वो कमर अहमद हूँ बीबीसी वाला, तो लोग चारों तरफ से जमा हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। मैं उस वक्त परेशान हुआ। उस वक्त रेडियो की बड़ी वैल्यू, उस वक्त सैटेलाइट टेलीविजन नहीं था। जो फिर आपने जो है बीबीसी किया, फिर आप न्यूजीलैंड के लिए भी, आपने न्यूजीलैंड में भी 7 साल मैंने न्यूजीलैंड टेलीविजन की कमेंट्री की। मैं वो 92 का वर्ल्ड कप जब इमरान खान कैप्टन थे, जीते थे, और मैं वाहिद इंडियन पाकिस्तानी था जिसको टेलीविजन का कमेंटेटर साइन किया गया था। अच्छा। न्यूजीलैंड के लिए कर रहे थे? कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन नहीं सवाए मेरे। अच्छा। तो फिर कमर अहमद साहब, आपने तो इस दश्त की सयाही में एक उम्र गुजार दी है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने कमेंट्री की? ऑस्ट्रेलिया में एबीसी भी, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में, उनके लिए कमेंट्री मैंने वहाँ भी की और पाकिस्तान में भी की, जब ये मार्क टेलर की टीम आई थी, अगर आपको याद। 1998 में जब मार्क टेलर ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई, मैक्सवेल वगैरह आए थे कमेंटेटर वगैरह, टिम लैम वगैरह। वो उनकी तो बड़ी जबरदस्त। मैंने ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री की है। ऑल इंडिया की कब की? ऑल इंडिया की रेडियो इंग्लैंड में। अच्छा, इंग्लैंड में। और उनका एक कमेंटेटर नहीं आया था अंग्रेजी का। तो मुझे पकड़ा उन्होंने कि सर आप प्लीज हमारी अंग्रेजी की कमेंट्री कर दें टेस्ट मैच में।
तो मैंने 2 टेस्ट में उनकी ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री की, कैरेबियन रेडियो टेलीविजन की मैंने वेस्ट इंडीज में, साउथ अफ्रीकन टेलीविजन रेडियो का मैं कमेंटेटर रहा 3, 4, 5 साल। अच्छा। हाँ, तो मैं आपके डॉक्टर अली बाकर से भी बड़े अच्छे मरासिम। वो इसलिए कि वो जब जनूबी अफ्रीका को निकाल दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट से नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी पर, अपार्थाइड जिसे कहते हैं, तो ये लोग कैंपेन करने आते थे कि हमें वापस ले लो इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंग्लैंड आते थे, अली बाकर, पामेल्स्की और जेफ डीन। तो उस वक्त से मेरी काफी अच्छी खासी रिलेशनशिप हो गई एक तरह की, इसलिए कि मैं वाहिद ऐसा आदमी था कि अली बाकर फॉरवर्ड कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका और इनकी टीम जो आती थी कि हमें वापस ले लो, इनको मैं ठीक ठाक पब्लिसिटी देता था बीबीसी पे और इंग्लैंड के अखबारों में। सही। इनको उस वक्त लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में घुसने की इजाजत भी नहीं थी उस वक्त। सही। तो इसीलिए उससे मेरी बहुत जबरदस्त दोस्ती है डॉक्टर अली बाकर से। फिर जब 1991 में साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आया तो मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया, गारफील्ड सोबर्स को, गावस्कर को, साउथ अफ्रीका, और रिची बेनो को। उस वक्त अपार्थाइड था। जी जी। तो हमारी लक कहिए, जो भी कहिए, कि हम डॉक्टर अली बाकर को गावस्कर ने मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू करवा दिया नेल्सन मंडेला से। अच्छा। उनके घर में, वो प्रिजन से छूटे थे 27 साल के बाद। रॉबिन आइलैंड गए आप देखने? जी, रॉबिन आइलैंड, जहाँ पर वो कैद में थे, नेल्सन मंडेला। वो कैद में थे, डिफरेंट प्रिजन में थे, लेकिन 13 साल वो रॉबिन आइलैंड में। रॉबिन आइलैंड वो केप टाउन से भी आगे है, सामने समुद्र नहीं, सामने समुद्र। मैं गया हूँ केप टाउन, आप तो खैर कई दफा गए। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद मौजूद हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कमर अहमद से। इनसे पूछेंगे कि खिलाड़ियों के साथ इन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के क्रिकेट कैरियर शुरू होते हुए और खत्म होते हुए देखें। इनसे पूछेंगे कि खिलाड़ियों के साथ इनका इंटरेक्शन कैसा था। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और लैंडमार्क्स तो बहुत सारे हैं कि उसको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कोई खास मैंने 1000 टेस्ट ऑफ हिस्ट्री कवर किया। 1000वां टेस्ट मैच क्रिकेट की तारीख मार्च 1877 में टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई। हाँ। तो 1000वां कब हुआ? 1000वां टेस्ट 1984 में। अच्छा। हैदराबाद न्याज स्टेडियम में 107 साल के बाद जब टेस्ट क्रिकेट, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें मियां दाद ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई थी। जी जी। जिसमें इयन स्मिथ ने अपना ग्लव उठा के फेंक दिया था जब कॉन्टेक्ट नहीं किया था। फिर मैंने 2000वां टेस्ट कवर किया। वो कब था? 2011 में। अच्छा, यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट एजबस्टन। यानी कि 1984 में तो 1000 टेस्ट हो गए और फिर 2011 में यानी कि 27 साल में मजीद, यानी कि टेस्ट इतनी तेजी से खेले। जी, इतनी तेजी से टेस्ट खेला जाने लगा कि मैंने 2000वां टेस्ट भी कवर किया। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने 10 विकेटें एक इनिंग्स में कवर की टेस्ट मैच में। जिम लेकर की? पाकिस्तान, अनिल कुंबले की। हाँ। जिम लेकर की तो 1956 में थी। अनिल कुंबले की 1999 में थी, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली। वो मैंने कवर किया। लेकिन अंपायर ने बेईमानी नहीं की थी कमर साहब। वो जयप्रकाश अंपायर था। वो जिस एंड से गेंद कर रहे थे विकेट नहीं मिली इनको एक भी। हाँ। तो पवेलियन एंड से आए जो जयप्रकाश के एंड से, जो उनके शहर का अंपायर था, बेंगलोर का। तो क्रिकेट एकेडमी में भी था। उसमें मैं समझता हूँ कि 7 विकेटें तो जेन्युइन थी, 3 विकेटें जरा वो थी शकू को। अच्छा, दिलचस्प बात बताऊं, आपने जयप्रकाश का जिक्र किया। 2004-05 में मैं कमेंट्री के लिए गया था भारत, तो बाय ट्रेन हम जा रहे थे। हमें जाना था कोलकाता, बल्कि जमशेदपुर जाना था दिल्ली से। तो वो अंपायर जयप्रकाश भी हमारे साथ थे। उन्होंने अपना कार्ड दिया, वो मैंने अब तक रखा हुआ है। कभी मैंने नहीं देखा, उसमें 10 की 10 जो विकेटों की छोटी छोटी तस्वीरें थी अनिल कुंबले की। ऐसा लग रहा था कि वो विकेटें जयप्रकाश ने ली, अनिल कुंबले ने नहीं ली। तो देखिए, फिर भी जो स्कोर कार्ड तो हमेशा ये कहेगा कि अनिल कुंबले ने 10 विकेटें ली। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लैंडमार्क्स मैंने देखे। और कौन जैसे मैंने 7 ट्रिपल सेंचुरी कवर की टेस्ट क्रिकेट। आपने मार्क टेलर की भी सेंचुरी कवर की? 4 पाकिस्तान में ट्रिपल सेंचुरी मैंने कवर की। आप जानते हैं किसकी? मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में आपने इंजमामुल हक की ट्रिपल सेंचुरी, यूनुस खान की ट्रिपल सेंचुरी कवर की, मार्क टेलर की ट्रिपल सेंचुरी कवर की, और एक और मेरे जहन में नहीं आ रहा। यूनुस खान, इंजमामुल हक, मार्क टेलर, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग मुल्तान 2004। ठीक। फिर मैंने अजहर अली की ट्रिपल सेंचुरी दुबई में कवर की, मैं था वहाँ। 5 हो गए। फिर मैंने गूज की लॉर्ड्स पे कवर की, 6 हो गए। हाशिम अमला की ओवल पे 7। देखिए मैंने 9 है।
9 है, लेकिन कवर आपने 7 ट्रिपल। लेकिन ये बताएंगे मार्क टेलर की जो ट्रिपल सेंचुरी थी, अगले दिन जब वो आया पेशावर में ठहरा हुआ था, लोग हैरान हो गए। एक लोग तो मुख्तलिफ किस्म की कहानियां बनाते हैं कि एक बुकी आके ठहरा उसी होटल में, लेकिन अगले दिन उसने सरप्राइजिंगली डिक्लेयर कर दिया। कोई एक्सपेक्ट कर रहा था? आप तो कवर कर रहे थे। वो तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो बीबीसी की रिपोर्टिंग कर रहा था, रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की भी और बरतानिया के अखबार की भी। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 334 पे वो डिक्लेयर कर देगा। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग एज वेल। वो कहने लगे कि जो ब्रैडमैन के उसको एहतराम देना चाहते थे, आगे मैं जाना नहीं चाहता था। लेकिन अगर यही बात है तो फिर मैथ्यू हेडन ने 380 कैसे कर दिया? वो भी तो डॉन ब्रैडमैन के एहतराम करता। बहरहाल जो भी कहानियां थी आपको पता है। अच्छा, आप 2010 में थे कमर साहब जब स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया? ऑफ कोर्स आई वाज देयर। तो और मुझे उसी वक्त बीबीसी ने बुला लिया इंटरव्यू करने के लिए जिस वक्त ये हादसा हुआ। कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी? 2 हफ्ते पहले की रोशनी मैं 2 हफ्ते पहले से पाकिस्तान के मैनेजमेंट ऑन टूर को यावर सही साहब मैनेजर बता रहा था उन लोगों को कि ये जो शख्स स्पोर्ट्स कार में नजर मजीद जो आ रहे हैं दोनों भाई, ये सट्टेबाजों के एजेंट हैं। तो आप जरा अपने खिलाड़ियों को इनसे दूर रखें। उन्होंने कहीं अनकही जो भी कही है वो सुनी अनसुनी कर दी उन्होंने। और जब ये पकड़े गए तो आपको पता है कि किस कदर शर्मिंदगी पाकिस्तानियों को और मुझ जैसे आदमी को जो कि प्रेस बॉक्स में बैठा हुआ है एज ए कमेंटेटर। बहुत। और मैं इस वक्त एलेक्स स्टुअर्ट फॉर्मर इंग्लैंड के कैप्टन का इंटरव्यू कर रहा था रेडियो पाकिस्तान का। अच्छा। कमेंट्री टीम आपको याद है ना? बिल्कुल। तो वो जैसे ही ये हादसा हुआ तो उसने मुझे कहा कि ये अभी देखो अभी क्या होने वाला है। और आपको ये भी बता दूं, ये स्पॉट फिक्सिंग का जो केस था ना, इसमें वो जो खबर जो छपी अखबार में जी, उससे एक रात पहले मुझे 12,000 पाउंड की ऑफर की राइवल पेपर ने। अच्छा। कि आप पाकिस्तान के ऊपर एक स्टोरी लिख दें कि करप्शन इन पाकिस्तान क्रिकेट। आपने कहा आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा ये मैं अपने मुल्क के खिलाफ नहीं। ये हुब्बुल वतनी का जज्बा था। तो वो सुना कि ग्राउंड के नजदीक ही गार्डन कोर्ट था होटल जहाँ ठहरी हुई थी टीम कमर साहब। मैंने तनवीर अहमद से पूछा, मेरे शो में आया, उसने बताया कि आके एक एक चीज वो उधेड़ रहे थे कि क्या निकली होटल। फ्रॉड स्क्वाड जो होता है स्कॉटलैंड यार्ड का, उन्होंने इनके लैपटॉप मोबाइल फोन ले गए थे और सिम्स मोबाइल की और लॉकर के चाबियां सब ले गए ड्रेसिंग रूम की। तो ये इन्वेस्टिगेशन करने। अच्छा, आप 2006 में भी थे उससे पहले जब 4 फीट टेस्ट हुआ? मुझे अच्छी है, मैं भी था जब डैरल हेयर और मैं उसकी बात कर रहा था जब मैं एलेक्स स्टुअर्ट का इंटरव्यू कर रहा था। अच्छा, वो सब 4 फीट टेस्ट था 2006 का। हम लोग कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री कहते जिस वक्त ये वाकया पेश आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की इंजमामुल हक ने। मैं टीम को वापस ले जाकर, टीम को न वापस ले जाकर। हाँ, पहले तो वो ले गया था, फिर वापस टीम को न वापस ले जाकर, इसलिए कि वो तो टेस्ट मैच जीत रहा था पाकिस्तान। और जिसने भी उसको मशवरा दिया उसको बहुत ही गलत मशवरा दिया, और मुझे पता है किसने मशवरा दिया था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ सामने बैठा हुआ है और पाकिस्तान का कैप्टन टीम को लेकर ग्राउंड में नहीं जा रहा है। आप ये देखें हिम्मत। मैं चेयरमैन होता उस वक्त सैक कर देता पाकिस्तान के कैप्टन को। सही। बहुत सी कहानियां कमल साहब, वक्त बहुत कम था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो वो कहानी में सुना था टेस्ट मैच में मुर्गी ज़बह करने के लिए। वो मुझे न्यूजीलैंड में, मुझे याद है, अजहरुद्दीन ने कहा, मुझे याद है। मुसलमान कैप्टन हलाल गोश्त खाएगा। आइंदा कभी आपसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुलाहिजा की आज की एपिसोड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद की जिंदगी के हवाले से। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। माशाल्लाह से 82 ईयर्स में बिल्कुल सुपर फिट है कमर अहमद साहब, और क्रिकेट के हवाले से यकीनन हम जो जूनियर्स हैं वो इनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आज की एपिसोड खत्म हुई। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।